आज की कहानी ओशो यानी भगवान रजनीश की। क्या वो आदि विद्रोही थे या सेक्स गुरु? आप सभी अभिवादन स्वीकार कीजिए मोटिवेशन ज्ञान जी का। वो अपने लाखों प्रशंसकों और अनुयायी के लिए वो ओशो थे। पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश या भगवान श्री रजनीश के नाम से मशहूर थे। ओशो का अर्थ ये है कि जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। पुराने जमाने ये शब्द का उपयोग भाग्यशाली शख्स के लिए किया जाता था जिसपे आसमान से पुष्प वर्षा होती है। ओशो को पूरी दुनिया विद्रोही या नसीब को ना मानने वाला मानते रहस्यमय व्यक्ति के रूप में जानती है। वो अराजकतावादी के साथ साथ प्रबुद्ध लेखक भी हैं। लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी वो पारंपरिक दार्शनिक विचारधारा और धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य भारत घदवारा में जन्मे उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। जब 1951 में B.A पास करने के बाद ओशो ने हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के साथ उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान इतने सवाल पूछते थे कि सर सवाल का जवाब देते देते तंग आ जाते थे। वो समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमिनस रिबेल लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैवरिक मिस्टिक में लिखते हैं कि आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या फिर ओशो। प्रधानाचार्य ने ओशो को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में ओशो की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दे। ओशो ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनको दाखिला किसी और कॉलेज में करवा देंगे। ओशो इतने मशहूर हो चुके थे, किसी भी कॉलेज ने उन्हें रखने के लिए इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से D.N. जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। ओशो ने अपनी शुरुआत रायपुर के कॉलेज में संस्कृत के प्रवक्ता बनकर की। 1960 में वो जबलपुर के कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वो उस जमाने में तेज-तर्रार अध्यापक माना जाता था। उन्होंने अध्यात्म के गुरु के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया था। वो भारत का दौरा करने लगे, राजनीति, धर्म और सेक्स पर अपने व्याख्यान देने लगे। उन्होंने कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो पूरी तरह से अब गुरु बन गए थे। कहा जाता है कि ओशो ने अपने जीवन काल में लगभग 150,000 किताबें पढ़ी और जिस बात का उन्होंने खुद ने भी दावा किया था। उनका कहना था कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। ओशो अथवा भगवान रजनीश जी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि उन्होंने मनुष्य को पुनः ज्ञात कराया कि एक मनुष्य के सभी अनुभव उसके भीतर ही बनते हैं। एक व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के सभी अनुभवों को स्वयं के अंदर महसूस करता है, परंतु इस बात का उसे जरा भी आभास नहीं होता। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। उस समय उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको ओशो ने उनको नाम माँ योगा विवेक दिया। वो उन्हें अपनी पिछले जन्म की दोस्त मानते थे। वो उनकी निजी सहयोगी बन गई। उन्होंने पुरानी जमाने से चली आ रही धार्मिक और कर्मकांडों के लिए आवाज उठाई। ओशो का मानना था कि संगठित धर्म अध्यात्म ज्ञानों की बजाय उनके विभाजन का सरिया बना है। उनकी नजर में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। उन्होंने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माने। इन दोनों का एक ही उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने पूर्वी दर्शन और फरियाद के मनोविश्लेषण और अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की क्षमता अलग अलग पेशे के तरफ आकर्षित किया। लेखक खुशवंत सिंह उनकी तारीफ में लिखते हैं कि ओशो भारत में पैदा हुए सबसे भौतिक विचारकों में से एक हैं। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है
कि वो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कई सालों तक ओशो की सचित्र रही मां आनंद शिला बहुत कम उम्र में उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपने हर महिला अनुयायियों को मां का नाम दिया करते थे। वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को स्वामी कहकर पुकारते थे। हमेशा ये बात याद रहे, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। शिला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम स्टोरी ऑफ माई लाइफ भगवान रजनीश में लिखती है कि आमतौर पर भगवान पहले से तय समय के बतौर लोगों से नहीं मिलते थे, लेकिन हम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने गए थे। जब मैं उनके कमरे में घुसी तो वो कमरे के किनारे पर एक सोफे पर पलाथी मार कर बैठे हुए थे। उन्होंने सफेद रंग का एक गाउन पहन रखा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनकी गोद में अपना सर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं चुपके से उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। उन्होंने कहा, शिला कल तुम मुझसे 2:30 बजे मिलने आओगी। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी हुई एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था जिसके दोनों तरफ ओशो के चित्र लगा हुआ होता था। हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय उस लॉकेट को पहने। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने, जरूर वो कपड़े ढीले हो, आसानी से ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपने भाषण हिंदी अंग्रेजी में दिया करते थे। अनुयायियों को निर्देश थे कि वो भाषण के समय अपनी आंखें मूंदी रखे। ओशो विवादित विषयों पर अपनी राय रखने के लिए मशहूर थे। विन मकॉर्मैक द रजनीश क्रॉनिकल्स में लिखते हैं, उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी चर्चा हुई। अलग अलग लोगों को आकृष्ट करने के लिए ओशो कई अलग अलग विषय चुनते थे। उनके श्रोतागण मिली जुली पृष्ठभूमि से आते थे। हर आयु, धर्म और नस्ल के लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो वो उनका शिष्य बन जाता या विरोधी। कोई उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी। उन सबसे पहले डायनामिक मेडिटेशन में शामिल होने को कहा जाता था, फिर ओशो से उनकी मुलाकात करवाई जाती थी। शुरू में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे और शाम को मॉल या घर पे ही संबोधित करते थे। कभी कभी उनके सुनने वालों की संख्या 100 से 120 के बीच रहती थी, कभी कभी बढ़कर 5000 से 8000 के बीच हो जाया करती थी। उसके बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण एलर्जी और अस्थमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके अनुयायी भी मुंबई की बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और हवा मुंबई से बेहतर थे। उनके लिए कोरेगांव को चुना। मां आनंद शिला लिखती है, पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। वो अपने अनुयायियों की पूरी निष्ठा में यकीन रखते थे। उनके यहाँ विदेशियों को अधिक तरहीस मिलने लगी और उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो हमेशा कुर्सी पर बैठते थे और उनके शिष्य जमीन पर। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने को स्थापित कर लिया। रोज करीब 5000 लोग सुनने आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण भारत का पर्यटन उद्योग हर साल 15% की गति से बढ़ने लगा। इस रजनीश आश्रम ने दुनिया में पुणे को नक्शे में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी सत्यात प्रदान किया। शहर में धन और रंगों की बहार आ गई और ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपी दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। थेरेपी में सेक्स थेरेपी को सबसे ज्यादा महत्व मिलने लगा। इसमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा। यौनिकता के साथ जुड़े नैतिक मुद्दों, निश्चितताओं को ताक पर रख दिया गया। आनंद शिला लिखती है, भगवान चाहते थे कि हम बिना किसी जलन और अधिकार की भावना के काम करें। भारतीय लोगों को इन थेरेपी में भाग नहीं लेने दिया जाता था। हर कोई ये नहीं समझ पाया कि ओशो ने इन थेरेपी में भारतीय लोगों के भाग लेने पर क्यों रोक लगा दी।
उनसे इस बारे में कई सवाल पूछे गए। उनका तर्क था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़क दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल जुदा है। उनको एक सक्रिय थेरेपी की जरूरत है, जबकि भारतीय लोगों के लिए निष्क्रिय और शांत ध्यान पर्याप्त है। उनके इस तर्क से उनके भारतीय शिष्यों के पास ये संदेश गया कि वो आध्यात्मिक तौर पर पश्चिम से आने वाले लोगों से बेहतर हैं। ओशो ने अपने आश्रम में यौन पार्टनर को बदलने को हमेशा प्रोत्साहित किया। ओशो के एक शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ इन ऑरेंज ग्रोइंग अप विद द गुरु में लिखते हैं, कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि की और पोर्नोग्राफी किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। ये किताब लिखकर वो सेक्स को दबाने की सोच रखने वाले कई साधु संतों के दुश्मन बन गए। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने की उनकी वकालत को सेक्सुअल पार्टनर बदलने के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया। उन पर आश्रम की महिलाओं से यौन उन्मुक्तता के आरोप भी लगे। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहां पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया, जहां दुनिया भर से लाए गए डॉक्टर और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों और पूर्णकालिक मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी गई। आनंद शिला लिखती हैं, ओशो नहीं चाहते थे कि उस सुरक्षित जगह में नवजात बच्चों को रखा जाए, इसलिए सन्यासिनों को गर्भवती होने को लेकर के हतोत्साहित किया जाता था। ओशो अक्सर यौन रिप्रेशन की बात करते थे, इसलिए सन्यासी खुला सेक्स जीवन जीते थे, जिसकी वजह से हमारे आश्रम में यौन संचारित रोग बढ़ने लगे। कुछ सन्यासियों के तो एक महीने में 90 के करीब यौन संपर्क देखे गए। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने व्यस्त दिन के बाद भी सन्यासियों को सेक्स के लिए समय कैसे मिल जाता था। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी और अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तब अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गई और किताब पढ़ने के बाद उनके सर में दर्द रहने लगा। आनंद शिला लिखती हैं, उनको परफ्यूम और सेंट से बहुत एलर्जी थी। हमको उन लोगों को उनके पास आने से रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, जिन्होंने सेंट लगाया होता था। सुबह और शाम के भाषणों से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था कि कहीं उसने इत्र या परफ्यूम तो नहीं लगा रखा। ये एक अजीब तरह की प्रक्रिया थी, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए ये जरूरी था। बाहरी लोगों के लिए आश्रम का गेट 6 बजे खुलता था और रात को 9 बजे बंद होता था। लेकिन आधा ओशो का पुणे से भी दिल भर गया। अमेरिका के ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसमें उनके हजारों शिष्य एक साथ रह सके। 31 मई 1981 को मुंबई से अपने नए आश्रम अमेरिका रवाना हो गए। उनके साथ 2500 आश्रमवासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनका अमेरिकी सपना ताश की पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। आखिरकार ओशो अरेस्ट इन अमेरिका को गिरफ्तार कर लिया गया। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया और रेडिएशन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। आखिरकार 48 लाख जुर्माना देकर उन्हें जेल से निजात मिली और वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक देशों ने इन्हें रखने से मना कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। ओशो के अंतिम के शब्द ये थे, हम बिस्तर पर बैठ गए और ओशो ने हमें अपने अंतिम शब्द कहे। उन्होंने कहा, मेरे बारे में कभी भी भूतकाल में बात न करें। मेरे यातनाग्रस्त शरीर के बोझ के बिना मेरी उपस्थिति यहाँ कई गुना अधिक होगी। मेरे लोगों को याद दिलाना कि वे बहुत अधिक महसूस करेंगे, वे तुरंत जान जाएंगे।
19 जनवरी 1990 को मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लॉजा हाउस में उनकी समाधि बनाई गई। उसके टॉम स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और जनवरी 2019 में द क्विंट के एक लेख में कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे क्या ओशो की हत्या पैसे के लिए की गई थी? क्या उनकी वसीयत नकली है? क्या विदेशी भारत के खजाने को लूट रहे हैं? ओशो ने कई किताबें लिखी हैं। ए कप ऑफ टी, जीवन की खोज, संभोग से समाधि की ओर, ध्यान सूत्र, जीवन जीने की कला, मैं मृत्यु सिखाता हूं, शिव सूत्र, झरत दसों दिस मोती, मन का दर्पण, शून्य समाधि। ओशो की कुछ और किताबें ये रहीं। इस धम्मो सनंतनो, 10,000 बुद्धों के लिए 100 गाथाएं, ध्यान और उत्सव के ओजस्वी ऋषि, बियॉन्ड ओशो, कौन है ओशो, परम विद्रोही ओशो। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। किसी और परिचित व्यक्ति की बायोग्राफी सुननी हो तो उनका